है। अब जो अंधे हो जाते हैं सरकार के खौफ से या उनके कोई मफादात से, तो उनको कुछ सच्चाई नजर नहीं आती। आज देश में रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है। इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी है, 5 सिंगापुर के बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। बीजेपी की सरकार इस बात से तकलीफ उनको है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई। सेक्शन 40 है, ताजमहल हो, तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर हो, मतलब ये तो इस्लाम में मुझे नहीं लगता कि ऐसे में मकबरे पर क्या इस्लाम से तो में मान्यता नहीं रखी जाती। मुंबई में जो हाजी मलंग की दरगाह हमारी है, मुसलमानों की नहीं है। डीएम काम करता है, बाकी सबके लिए उसका काम सही रहेगा, बस मुस्लिमों के खिलाफ उसका काम रहेगा। मतलब आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन पर आप, अब एक औरत है ना, एक महिला जिसका उदाहरण आ रहा है कि उनको उनकी जमीन को इसी तरह से वक्फ ने बता दिया। एक साहब थे तमिलनाडु में, वो शादी के लिए जमीन बेचने गए, बोला गया कि आप पहले वक्फ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आइए। आप चैलेंज करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। आप अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा दिखाते हैं ओवैसी साहब, आप कहते हैं संविधान से ही देश चलेगा। प्रधानमंत्री हमारी महिलाओं को बोलते हैं कि बच्चा पैदा करने वाली मशीनें हैं। अरे सर, आज आप मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। सुनिए ना ओवैसी साहब, जीत हार ही तय होगा, तो आप भी तो 2 से 1 हो गए। नहीं, मोहब्बत तो आपसे भी अधूरी रह गई। अब ओवैसी साहब का क्या होगा? इतने आशिकों में आप खो तो नहीं जाएंगे और भी? अरे मैडम, एक दीवाना बोलने वाला है तो सबको बोलना पड़ रहा ना। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमने अपना हिंदुत्व मुसलमानों को बोल दिया। अरे तुम्हारा कौन सा हिंदुत्व है? तुम तो इस बिल पे बोलते ही नहीं है। कभी मैं ओवैसी साहब की जुबान से हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सुनूंगी। फिलिस्तीन तो कई बार सुना ना, मेरे इंटरव्यू में फिलिस्तीन करते रहते हैं आप, यही दिक्कत है। दोस्तों, AIMIM के चीफ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी का वक्फ बोर्ड के ऊपर एक इंटरव्यू आया है। ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनें, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, इन पे असदुद्दीन ओवैसी जी ने बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है, समझाया है। और इस इंटरव्यू की एंकर जो है वो हम सब के दिलों की चहेती है, अंजना 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 ओम मोदी। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप के इतने मुश्किल सवालों का जवाब असदुद्दीन ओवैसी जी ने बहुत ही आसान शब्दों में दिया है, वरना अंजना ओम कश्यप मोदी जी की वाह वाह करते करते इतने मुश्किल सवाल पूछती है कि अच्छों अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। मगर वो इस बार भूल गई कि उसके सामने एक सच्चा मुसलमान बैठा हुआ है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं कमल राजपूत। दोस्तों, जब भी कोई सच्चा इंसान अपने हकों के लिए खड़ा हो, अपना हक मांग रहा हो, तो उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए सबको। जैसे कि आप सबको पता है, हम बात कर रहे हैं वक्फ बिल के ऊपर आए नए कानून की। दोस्तों, पूरी साजिश चल रही है वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्जा करने की। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, संविधान को किसी भी पार्टी का चश्मा लगाकर नहीं देखना चाहिए। प्रजातंत्र है हमारा, उसे उसी तरीके से बिना किसी भेदभाव के देखना चाहिए। और ये नया कानून संविधान के खिलाफ है, और इसे कहने में हम सबको कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, और ऐसा ही कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। दोस्तों, भविष्य में जब भी वक्फ बिल के ऊपर बात होगी तो असदुद्दीन ओवैसी जी का नाम जरूर लिया जाएगा, और शायद थोड़ा बहुत हमारा भी, कि इन्होंने जी जान से इस बिल के खिलाफ अपना पूरा जोर लगाया था, ताकि वक्फ की जमीनों के साथ कोई भी अन्याय ना हो, क्योंकि अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टीज हैं और अल्लाह के काम पर ही लग जानी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये वक्फ का जो सिस्टम है, ये सभी को समझना चाहिए। मान लीजिए, अगर मैंने अपनी कोई भी जमीन खुदा अल्लाह के नाम पर दी है भले काम के लिए, तो मेरे मरने के बाद भी उससे समाज का, गरीबों का, बच्चों का भला होना चाहिए, उनकी भलाई में लगनी चाहिए। वो चाहे उसके ऊपर अनाथालय बने, चाहे उसके ऊपर मदरसा बने, चाहे कब्रिस्तान बने या फिर मस्जिद बने, सबके उद्धार के लिए उसका यूज होना चाहिए। ना कि मैं चाहूंगा
कि मैंने कोई अपनी जमीन भले के काम के लिए दी है और वो चाहे मैं जिंदा हूं या इस दुनिया को अलविदा कह गया हूं, उसके बाद उस जमीन के ऊपर सरकारों का कब्जा हो जाए। दोस्तों, इस कार्य को हजरत मोहम्मद साहब ने शुरू किया था और ये ऐसे ही चलते रहना चाहिए। चलिए वक्फ बिल को और भी डिटेल में समझने के लिए सैदुद्दीन वैसी जी को सुनते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट हैं ये, बहुत डीप बातें करते हैं जो हमको पता भी नहीं होती। वो बताएंगे वक्फ बिल के ऊपर नए कानून की कड़वी सच्चाई को। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ही है, विनती है, वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप वक्फ बिल के ऊपर पूरी डिटेल, पूरी जानकारी समझना चाहते हैं तो। आइए वीडियो को देखते हैं। ओवैसी साहब, मेरा पहला प्रश्न यही कि आपको हर चीज में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश क्यों नजर आती है? अगर किसी बिल में सरकार सुधार लाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश कहां है, क्या है? आप पर सरकार का आरोप है कि आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपका जवाब? नहीं, मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि मेरी नजर अच्छी है, मेरा दिमाग साफ है, मेरे दिमाग पर पर्दा नहीं है, मेरे आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्चाई को बयान करना सही बात है। अब जो अंधे हो जाते हैं सरकार के खौफ से या उनके कोई मफादात से, तो उनको कुछ सच्चाई नजर नहीं आती। बाज लोग हैं। अब आप मैडम मुझे बताइए कि जो सरकार ये कर रही है और ये कह रही है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई वक्फ बाय यूजर? जब हिंदू समाज में एंडोमेंट की जो मंदिरें हैं, कस्टम और यूसेज की बिना पर वो मंदिर हो जा सकती है, तो वक्फ बाय यूजर मस्जिद और मंदिर नहीं होगी। और मैं बता रहा हूं आपको कि आप चले जाइए बिहार में आपको स्पेसिफिक एग्जांपल, उड़ीसा, बिहार में बिहार एंडोमेंट एक्ट में क्या है? 3 बोर्ड है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, श्वेतांबरा जैन एंडोमेंट बोर्ड, दिगंबरा जैन एंडोमेंट बोर्ड। इसका मेंबर कौन बनता है? मुसलमान बन सकता है? नहीं बन सकता है। सिख कम्युनिटी में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में जाइए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये उनके मैनेजमेंट लॉज में कौन मेंबर बनता है? मुसलमान बनता है? नहीं, सिख बनता है। और फिर ये कहते हैं कि वक्फ अल औलाद नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा भाई? मैं अल्लाह के नाम पे, अपनी औलाद के नाम पे वक्फ कर रहा हूं। मैं, कोई भी भारत का नागरिक अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज करे, कोई कानून नहीं है। कोई गिफ्ट कर सकता है, बल्कि हमारे हिंदू भाई तो विल के जरिए अपनी एक औलाद को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मुसलमान 1/3 दे सकता है। फिर आप कह रहे हैं कि 5 साल आपको मुसलमान रहना पड़ेगा। आप कौन होते भाई डिसाइड करने वाले? अच्छा, जब वो मुसलमान हो गया तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसका 5 साल के बाद शुरू होगा। आप सर्टिफिकेट देंगे क्या 5 साल के बाद? आओ बेटा 5 साल के बाद वो सर्टिफिकेट लो। तो ये सब काम सरकार कर रही है जो भारत के संविधान के 14, 15 और 25 के पूरी खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो इसके ऊपर तो बोलना पड़ेगा ना मैडम। लेकिन 2-3 मोटी मोटी बातें हैं जो देश में लोगों के मन में भी प्रश्न है। 2009 में सर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। आज देश में रेलवे, सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है। इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी है, लगभग 10 लाख एकड़, 5 सिंगापुर, 5 बहरेन, 12 मालदीव के बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब इतना ज्यादा जमीन और संपत्ति इन्वॉल्व है तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने में दिक्कत क्या है? नहीं, पहले तो यह है मैडम कि भारत बहुत बड़ा देश है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज से जो हमारे करीब भी नहीं आ सकते। पहली बात यह समझिए कि वक्फ होता कैसे है। प्रदेश सरकार, एक सर्वे कमिश्नर जो प्रदेश सरकार के एक्सपेंसेस पे सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की प्रॉपर्टी है जो इसको वक्फ कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद यस और नो, यस होगा तो वो प्रदेश सरकार को लिखते हैं कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रदेश की सरकार गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। उस गजीट नोटिफिकेशन को मुसलमान 1 साल तो ऑब्जेक्ट कर सकते और नॉन मुस्लिम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब वो हो जाता है तो इसमें मेरा क्या रोल है? उसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? सर्वे कमिश्नर प्रदेश सरकार का गजेट इशू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से गजेट नोटिफिकेशन इशू होता है। ये आप खामखा हमारे गले में डालकर बोल रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। और अगर प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसमें लोग दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर प्रदेश की सरकार कर रही है।
आज आप ये सवाल बार बार सरकार उठाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार इस बात से तकलीफ उनको है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई, इसको हम छीनना चाहते हैं, वही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन और हम प्रूव हो रहे हैं उस बात में कि बीजेपी की सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाहती। लेकिन जो रेवेन्यू से आता है और अनियमितताओं की बात हो रही है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, मैं उस पर बाद में आऊंगी। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर ओवैसी साहब दावा कर सकता है, आपकी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है सर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गांव का भी हवाला दिया जाता है, जिसके तहत, अरे सुनिए ना सर, पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। आज संसद में रिजिजू साहब ने उसका हवाला दिया, हमने भी फैक्ट फाइंडिंग की, ऐसा सच है। इस सेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है, जो सेक्शन 40 है? ताजमहल हो, तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर हो, अभी तक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है। बिल में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं कर पाएगा, और वो ट्राइब्यूनल अगर नहीं, ट्राइब्यूनल में जो वक्फ ट्राइब्यूनल है वहां से नहीं होता है, तो हाईकोर्ट तक जाने का। अब आप सोचिए, ऐसा ट्राइब्यूनल जिसके खिलाफ आप देश की अदालत में जा नहीं सकते हैं, जिसके फैसले के खिलाफ, ये कैसी मनमर्जी चल रही है? ये क्यों चलेगी? मैडम देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको पहली फुर्सत में निकाल दीजिए आप, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहा है। लगता है इंफॉर्मेशन देने वाला मोदी जी का चमचा नजर आ रहा है। ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल है, डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज सुप्रीम हाई कोर्ट की सीजीआई अपॉइंट करते। एक आदमी होता है जिसको जो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस जानता है, दूसरा एक एमिनेंट स्कॉलर। वो जजमेंट जो ट्राइब्यूनल का आता है भी, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कैसे जाते हैं? रिवीजन पिटीशन डालते हैं। रिवीजन पिटीशन में पेटेंट इलीगैलिटी आपको दिखाना पड़ता है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरे को यह बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ, अच्छा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ना भी हो, एक आदमी से ट्राइब्यूनल चलेगा और उस जजमेंट के खिलाफ आप अपील करेंगे। अरे हम ये कह रहे हैं कि रिवीजन में क्या है बुरी बात, बताइए। कोई रोक टोक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आपसे। अब रहा सवाल उस गांव का जो जिक्र कर रहे हैं, मैडम 8 लाख 9 लाख प्रॉपर्टीज में किरण रिजिजू साहब को अपना होमवर्क करना चाहिए था। उनको ऐसे 1000 प्रॉपर्टीज दिखाना था। मीडिया को सेलेक्टिव लव लेटर्स दे रहे हैं कि देखो ये 15 प्रॉपर्टी, हैदराबाद में 2, तमिलनाडु में एक, लखनऊ में 1। अरे भैया, सरकार, सर्वे कमिश्नर सरकार का है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। गजट इशू करती है सरकार। आप जो सेक्शन 40 का हवाला दे रहे हैं, सीईओ का काम यह होता है कि जितने अनयूज प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के, उसको कैसे इस्तेमाल करना। आप तो वो भी छीन लिए और वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं होगा। ये समझने की जरूरत है, ये सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर हैं, तो ये समझते हैं कि कुछ भी बोल देंगे और हमारे कान में फूल है, हम उसे यकीन कर लेंगे, वाह वाह बहुत सच्चा है। ताजमहल की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो। अच्छा, एक मिनट सुनिए। ताजमहल के अंदर मस्जिद है, मस्जिद नरेंद्र मोदी की होगी, असदुद्दीन ओवैसी की होगी। अच्छा, जो ताजमहल पे दावा कर रहे हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो उसका सीईओ कौन है, अपॉइंट कौन करते? जुफैर फारूकी साहब। जुफैर फारूकी साहब को बड़ी तारीफ कर रहे थे आप ही के चैनल पर लोग, जब वो 5 एकड़ जमीन मिली वो मस्जिद बनाना चाह रहे। अरे वो तो गवर्नमेंट का आदमी है, वो जाके कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? वो कर रहा है तो उनसे पूछिए ना। और वो जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। आप नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानिए, वो कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात, सुनिए ना सर, सुन्नी वक्फ बोर्ड जहां मजार है, जहां मकबरा है, सुनिए ना। एक मिनट मेरी बात, बोलिए। एक मिनट मैडम, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल कर लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थान और वक्फ बोर्ड मुसलमानों के दरमियान में वक्फ बोर्ड के परमिशन से एक एग्रीमेंट हुआ। वक्फ बोर्ड की 8 एकड़ जमीन हमारे हिंदू भाइयों को दी गई, परनाले का रास्ता दिया गया। आज आप उसको खोल दिए ना। उस एग्रीमेंट को आपने वक्फ बोर्ड ने सैंक्शन दिया था, सरकार ने दिया था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे।
पर जहां मकबरा है वहां पर आपको वक्त का क्या है? मतलब ये तो इस्लाम में मुझे नहीं लगता कि आपने कहा कि खुद ही जो सुन्नी बोर्ड है, ऐसे में मकबरे पर क्या इस्लाम से तो में मान्यता नहीं रखी जाती है मजार मकबरे को? अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। ताजमहल पे हूं मैं अभी। नहीं ये नहीं मकबरा है, खबर है, दरगाहें हैं, खानखाएं हैं। अजमेर की दरगाह का अलग सिस्टम है, अलग कानून है, मगर जहां पर दरगाह होगी, दरगाह की जमीन होगी। अब मिसाल के तौर पर एकनाथ शिंदे ने स्टेटमेंट दिया कि भिवंडी या मुंबई में जो हाजी मलंग की दरगाह हमारी है, मुसलमानों की नहीं है। तो होगा क्या कि कलेक्टर के पास शिंदे रिपोर्ट लिखेंगे कि ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है। अब वो क्या कलेक्टर की मौत पुकारी वो मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट देगा? वो तो अपना देखेगा ना कलेक्टर। वो बोलेगा भाई मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ लिखूंगा। हाँ। तो सुप्रीम डीएम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, मतलब डीएम जो है जी, डीएम को जो है उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको। मतलब डीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, डीएम काम करता है, बाकी सबके लिए उसका काम सही रहेगा, बस मुस्लिमों के खिलाफ उसका काम रहेगा। मतलब आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन पर आप उसी पर सवाल खड़ा कर दीजिए। आप बोल लीजिए, मैं आपको देखिए, डीएम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। डीएम एक एग्जीक्यूटिव में का अपॉइंटी है। रूलिंग पार्टी जो मुख्यमंत्री होता है उसका अपॉइंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेवेन्यू अथॉरिटीज टाइटल नहीं डिसाइड कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने और पूरी दुनिया जानती है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कोई अपने ही मैटर में जज नहीं बन सकता। यही तो हम कह रहे हैं। सुप्रीम ये समझना चाहिए, कौन सा कलेक्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फैसला देगा, कौन सा कलेक्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री की सरकार के खिलाफ फैसला देगा, कहां देगा बताइए ना। और कानूनन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेवेन्यू अथॉरिटीज कैन नॉट डिसाइड टाइटल, सर्वे कमिश्नर करेगा, गजीट होगी। यही तो हमारा मुतालबा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके दर्शकों से बताना चाह रहा हूं, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C एंड अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 पढ़ ले। अगर कोई भी जाकर कलेक्टर से कहेगा कि सर ये ओवैसी जिस जगह पर बैठा हुआ है वो वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर ये कहेगा कि पेंडिंग इंक्वायरी वक्फ नहीं है। अरे मैं 100 साल से वक्फ का यूजर हूं। यही तो इसमें ऑब्जेक्शन है हमारा इस बिल में। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ बता दे कि हमारी संपत्ति है, तो फिर ओनस आप पे रहेगा प्रूफ करने का कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। क्या करेगा? मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, बताइए क्या करेगा। अब एक औरत है ना, एक महिला जिसका उदाहरण आ रहा है कि उनको उनकी जमीन को इसी तरह से वक्फ ने बता दिया। एक साहब थे तमिलनाडु में, वो शादी के लिए जमीन बेचने गए, बोला गया कि आप पहले वक्फ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आइए। अब ऐसे लोग क्या करें, कहां जाएं? आपको सब का सब वही लग रहा है, लेकिन ऐसे मामले हैं इस देश में और ये केसेस चल रहे हैं मिस्टर ओवैसी। मैडम, मैं वही तो आपको और आपके देखने वालों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस गांव की जमीन को सर्वे कमिश्नर प्रदेश सरकार का है, उसने सर्वे किया और कहा कि ये वक्फ की जायदाद है। 1 साल का ऑब्जेक्शन टाइम लिमिट मुसलमानों को दिया गया, नॉन मुस्लिम्स को टाइम लिमिट नहीं है। वहां की तमिलनाडु की सरकार ने गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप चैलेंज करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? बराबर चैलेंज होगा। हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, वक्फ बोर्ड केसेस हारता है, बाज वक्त वो खुद मिल जाते हैं किसी से, बाज वक्त तो कोर्ट का फैसला आता है। तो ये इसको मैडम 8 लाख जायदादों में किरण रिजिजू को सिर्फ 15 मामले नजर आए। अरे भाई थोड़ा होमवर्क करके अच्छा झूठ बोलो। 15 मामले कम होते हैं आपकी नजर में, ज्यादा मामले उठाने चाहिए थे। ठीक है, आप अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा दिखाते हैं ओवैसी साहब। आप कहते हैं संविधान से ही देश चलेगा, लेकिन देश में धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल सिर्फ वक्फ बोर्ड वाला ट्रिब्यूनल है, नहीं तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है। वक्फ ट्रिब्यूनल लेकिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? धर्म के आधार पर। तो आप एक काम करिए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स है, आप दीजिए। लेकिन ट्राइब्यूनल को तो क्वासी जुडिशियल पावर्स है ना सर। और आप देखिए मैडम, कई ट्राइब्यूनल्स हैं,
ये ट्राइब्यूनल वक्फ के मैटर्स को देखता है। ये ट्राइब्यूनल का जज असदुद्दीन ओवैसी, अंजना ओम कश्यप अपॉइंट नहीं करते, उस स्टेट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। उस ट्राइब्यूनल के खिलाफ आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। मगर ये सरकार ये कह रही कि ट्राइब्यूनल में अब रिटायर्ड जज होगा और एक मामूली सा गवर्नमेंट का सर्वेंट होगा रिटायर्ड, उसकी फाइनलिटी नहीं होगी। तो एनजीटी का ट्राइब्यूनल फाइनलिटी बोल दीजिए कि एनवायरमेंट का फाइनलिटी नहीं है। और एक टैक्स का आपका एक टैक्स का भी सवाल है, नहीं था सर, वो ट्राइब्यूनल को बोल मेरा दीजिए। सवाल था धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल क्यों है, धर्म के आधार पर, मेरा ये सवाल था क्यों नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। नहीं, धर्म के आधार पर क्या कानून इजाजत नहीं देता इसको? किसने कहा आपको? किसने कहा? इतने सालों से ट्राइब्यूनल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी मान्यता को मानता है, उसके वजूद को मानता है सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों के खिलाफ भी फैसले दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों को माना भी है। भाई अगर आरएसएस को तकलीफ है इससे तो मुझे क्या करना है ना? जब कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है वो कहते जाएं, अलग बात है, पर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है तो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है चलेगा। वक्फ की जमीन जो है मैडम, वो पब्लिक की, वो प्राइवेट जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन नहीं है। मुसलमानों ने उसको अपने पैसों से एक्वायर करके वक्फ के हवाले की है, गवर्नमेंट से कब्जा करके नहीं लिए मुसलमानों ने। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी जो वर्ग हैं उनको शामिल किया जाएगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, मुस्लिम बुद्धिजीवी होंगे, महिलाएं हैं, शिया, बोहरा जैसे समूह लंबे समय से कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे थे, सबको शामिल किया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कहा ना कि बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाइए ना। क्या पहले मुस्लिम महिला मेंबर नहीं बन रही थी? कौन ये कितना झूठ बोलेंगे ये लोग? क्यों झूठ बोलते हैं इतना? आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, एक को दिए, जमानत नहीं बचा पाया मल्लापुरम में। प्रधानमंत्री हमारी महिलाओं को बोलते हैं कि बच्चा पैदा करने वाली मशीनें हैं। प्रधानमंत्री हमारी महिलाओं को कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के गले से छीना हुआ मंगलसूत्र उनको दिया जाएगा। अरे सर, आज आप मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। सुनिए ना वैसी साहब, जीत हार ही तय होगा, तो आप भी तो 2 से 1 हो गए। नहीं, मोहब्बत तो आपसे भी अधूरी रह गई। नहीं मैडम, देखिए मेरा मामला छोड़ दीजिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर रहा हूं। अब ये सरकार कह रही है ना, ये सरकार कह रही है आगा खानी का वक्त बनाएंगे। मैं आपके जरिए से किरण रिजिजू और नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं मेरे प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, मुंबई में आगा खानियों का जो यतीम बच्चों का यतीम खाना था, जिसको एक बहुत बड़े आदमी ने 25 करोड़ देकर खरीद लिया और एक आलीशान बिल्डिंग बना दी, प्रधानमंत्री उनके साथ उनके घर को चले जाते, क्यों गए प्रधानमंत्री? फिर आगा खानियों का यतीम खाने की 20 कहां गई? वो यतीम खाना कहां गया बताइए। और एक मैडम, और एक बात समझिए, सेक्शन 52 में, अभी मौजूदा सेक्शन 52 में यह था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचेगा रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा उसको। मोदी जी क्या करते हैं? सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा। ये करेंगे आप? ये करना चाहेंगे आप? किसको आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या आपको क्या दिख रहा है, क्या करना चाह रही है सरकार? मतलब आप तो हमेशा कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसमें समानता लाने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वो बेच देंगे, ये कर देंगे, सारी जमीन हड़प लेंगे। क्या कर लेगी सरकार, क्या करेगी? मैडम देखिए, सरकार का एजेंडा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एजेंडा है। ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं है। सरकार अभी भी इस घुमंड में है कि हम 300 है, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, तो सरकार ये अपने हिंदुत्व के वोट बेस को एक मैसेज देना चाह रही है। मुझे यकीन है कि वो उनका मैसेजिंग नाकाम साबित होगा। आप बताइए मैडम, वक्फ बाय यूजर छीन लेंगे आप कहेंगे कि हिंदू वक्फ नहीं कर सकता मगर एक हिंदू मेंबर बन सकता है। आप कहेंगे कि मुसलमान 5 साल जो होगा उसी को वक्फ बोर्ड किया जाएगा। आप तो वक्फ बोर्ड के 40 अमेंडमेंट्स को तो वक्फ बोर्ड सिर्फ पेपर पे रहेगा।
लिमिटेशन पीरियड आप निकाल दिए, यानी जो कब्जा करके बैठा है उसको आप रिवॉर्ड करना चाहते हैं लिमिटेशन पीरियड निकालकर। तो यही तो हो रहा है मैडम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दुश्मन है मुसलमानों के। एक आखिरी वक्फ बोर्ड सवाल को बचाना नहीं चाह रहे, वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं ये मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन मुसलमानों के आशिक अब कई हो गए हैं। 2024 के 4 जून के नतीजों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि विपक्ष अब सॉफ्ट हिंदुत्व या बीजेपी की लाइन पर नहीं, क्योंकि फैजाबाद की सीट बीजेपी हारी, उसके बाद से उनको समझ में आ गया है कि हमें अब मुसलमानों को अपनी तरफ करना है। और इसीलिए चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब खुलकर ऐसे मुद्दों पर मुसलमानों के साथ देश में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो आप पहले शिकायत करते थे कि देखिए बीजेपी के डर से अब वो भी उधर ही भाग रहे हैं। अब ओवैसी साहब का क्या होगा? इतने आशिकों में आप खो तो नहीं जाएंगे और भी? अरे मैडम, अरे मैडम, एक दीवाना बोलने वाला है तो सबको बोलना पड़ रहा ना, सबको बोलना पड़ रहा है, सबको खुल के बोलना पड़ रहा है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो अंजना ओम कश्यप ने नहीं उठाई अपने प्रोग्राम में, आपको इंडिया अलायंस से पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज भाग गए आज पार्लियामेंट से। जब इस पर डिबेट हो रही थी कोई नजर नहीं आया, पूरे के पूरे भाग गए। क्यों भागे भाई? इनको तो बोलना चाहिए था ना। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमने अपना हिंदुत्व मुसलमानों को बोल दिया। अरे तुम्हारा कौन सा हिंदुत्व है? तुम तो इस बिल पे बोलते ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है इससे बताओ? पूरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाग गए पूरा पार्लियामेंट से, कोई नजर नहीं आया, कोई भाषण भी नहीं दिए। जाकर आराम से बैठ गए, कैंटीन में बैठकर इडली डोसा बड़ा खा रहे थे, चना भटूरे। क्या हो रहा है ये? कहां चलेगा सर ये सब? यूपी के अलीगढ़ में जाकर आप ये क्या बताएंगे कि उद्धव ठाकरे छोले भटूरे खा रहे थे, चले गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वहां पर तो जनता यही देखेगी कि कौन बीजेपी को पीछे कर सकता है। सही नहीं कह रही हूं? मैडम, जब तारीख लिखी जाएगी ना तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ के कानून के खिलाफ सेक्शन 72 के तहत नोटिस दी और हमने कॉन्स्टिट्यूशन और इस बिल को सामने रखकर सरकार को एक्सपोज किया। अब जो दूसरी बातें होती रहेंगी, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊंगा। इलेक्शन नहीं जीता, मैं फिर से कह रहा हूं कल जीतूंगा, मगर कम से कम तारीख में तो कोई नहीं लिखेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज और दलित समाज के बारे में गद्दारी की या धोखा दिया। मैं जो दिल में है, जो जबान पे है, उसको सीधा सीधा कहता हूं और संविधान के दायरे में रहकर कहता हूं। तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। आज नहीं जीता कल जीतूंगा। मैडम, ये देखिए, जीत जो है ना बड़ी सब्जेक्टिव होती है। अब फलस्तीन में 40,000 लोग मर गए मगर वो कामयाब है मेरी नजर में। तो ये हर एक का अलग अलग होता है सोच, तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। सर एक आखिरी सवाल अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रही हूं, आखिरी रहेगा ये, पक्का आखिरी रहेगा। एक मुराद मेरी भी है कि कभी आप जरूर पूछिए। एक मुराद मेरी भी है कि क्या इस जीवन में कभी मैं ओवैसी साहब की जुबान से हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सुनूंगी। फिलिस्तीन तो कई बार सुना, देश की चर्चा कई बार सुनी, बांग्लादेश पड़ोसी देश जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कभी आपकी जुबान पर हिंदुओं के लिए कुछ बोल निकलेंगे? मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए। मैंने क्या ट्वीट किया मैं आपको, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। आपने बड़ी मेहरबानी की मुझसे सवाल करके। मैंने क्या कहा ये सुन लीजिए आप। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? मैंने तो खुलकर कहा कि द रिपोर्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज बीइंग अटैक्ड इन बांग्लादेश आर कंसर्निंग। The government and authorities of Bangladesh have a duty under international law to protect the life, limb and property of minorities. There are also reports that many from the country's majority community are protecting the homes and place of worship of minority communities. This should be the norm. मैंने कहा है मैडम, ये मेरे इंटरव्यू में नहीं बोलते हैं ना, मेरे इंटरव्यू में फिलिस्तीन करते रहते हैं आप, यही दिक्कत है। अरे आपने पूछा तो बांग्लादेश के बारे में हमने कह दिया। हमने कहा कि कामयाबी क्या है? कामयाबी यह है कि इंसान फना हो जाए तो मेरी नजर में वो कामयाबी है। जालिमों के जुल्म से डर के जिंदा रहना कामयाबी नहीं है। और बांग्लादेश में जितने हमारे हिंदू भाई हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, बांग्लादेशी उनके मंदिर हैं, उनको लोग रोक रहे हैं और वहां की सरकार का काम ही है, वो माइनॉरिटीज हैं। इंटरनेशनल कवेनेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशन के कई रेजोल्यूशन है, उसको फॉलो करना जरूरी है।
ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष AIMIM के, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम। धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, सैदुद्दीन ओवैसी जी ने बहुत ही डिटेल में हम सबको समझाया कि वक्फ बिल के ऊपर ये नए काले कानून क्या हैं। अंजना मोदी ने काफी पेचीदा सवाल किए, मगर सैदुद्दीन ओवैसी जी ने बहुत ही सरलता से उनके जवाब दिए। अंजना का कोई जोर नहीं चला ओवैसी जी के आगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप अपने चैनल माई डेस्टिनेशन से जुड़े रहें। मैं ऐसी सच्ची खबरें लेकर आता रहता हूं, सच के साथ खड़ा हुआ हूं। तो अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हाइप कर लीजिए। और मुझे काफी मैसेज आते हैं कि आप हिंदुओं के साथ नहीं हो, क्या आप राजपूत हो, आप इतनी मुसलमानों की वीडियोस लेकर आते हो सामने। तो दोस्तों, बात मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई की नहीं है, बात सच की है और सही की है। सही और सच क्या है? और जब जब भी मुझे सच के साथ खड़ना पड़ेगा, मैं नहीं देखूंगा वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। मैं सच को सामने लेकर आऊंगा सबके। और आप भी अपनी राय दीजिए कि जो भी इस वीडियो में बताया गया क्या वो सही है। अगर सही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं कमल राजपूत मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।